जैसे हमने क्लोज्ड सिस्टम वर्क के लिए डिफरेंट प्रोसेसेस का इक्वेशन डिराइव किया था, उसी तरह से हम अब ओपन सिस्टम वर्क के लिए डिफरेंट प्रोसेसेस का इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट जो प्रोसेस हम लोग देखने वाले हैं वो है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का ग्राफ हमने पहले भी देखा था, जो कि एक वर्टिकल लाइन होता है पीवी ग्राफ पे। फ़र्क बस इतना रहेगा, ओपन सिस्टम वर्क के केस में हम लोग इस कर्व का जो प्रोजेक्शन है वो प्रेशर एक्सिस पे लेंगे। तो ओपन सिस्टम वर्क के लिए जो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने देखा था वो था वर्क इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल वी डी पी। अब इस प्रोसेस के लिए जो वॉल्यूम है वो थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। और इंटीग्रल डी पी जो है फ्रॉम पी इनिशियल टू पी फाइनल से हमें ये फाइनल इक्वेशन ऑब्टेन होगा, माइनस वी टाइम्स ब्रैकेट ऑफ पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अब जब हम ये माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर लेकर जाएंगे तो जो फाइनल इक्वेशन हमें यहाँ पर मिलता है वो है वर्क इज इक्वल टू वॉल्यूम टाइम्स पी इनिशियल माइनस पी फाइनल। सेकेंड प्रोसेस जो हम देखेंगे वो है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर का जो ग्राफ होता है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है पीवी कर्व पे। तो इक्वेशन यहाँ हम अब अप्लाई करते हैं। वर्क इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल वी डी पी, जो कि स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक ओपन सिस्टम वर्क का। अब इस प्रोसेस के केस में थ्रू आउट द प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट है, तो डीपी का जो वैल्यू है थ्रू आउट द प्रोसेस वो ज़ीरो हो गया है। और उसी के कारण ये जो वर्क है ओपन ओपन सिस्टम वर्क है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के केस में ये ज़ीरो निकल कर आता है। थर्ड जो हम प्रोसेस देखेंगे वो है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। तो इसका डेरिवेशन हमने स्टार्ट किया था लास्ट टाइम भी आइडियल गैस इक्वेशन से। आइडियल गैस इक्वेशन मैंने यहाँ पर वापस लिखा है पी वी इक्वल टू एम आर टी, जो कि कांस्टेंट है बिकॉज मास ऑफ गैस इज कांस्टेंट, आर इज गैस कांस्टेंट, एंड इस प्रोसेस के लिए टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो ये आर एच एस जो पार्ट है वो कांस्टेंट हो गया है और उसी कारण पी वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ओपन सिस्टम वर्क का, इसमें हमें वॉल्यूम का वैल्यू चाहिए प्रेशर के टर्म्स में, ताकि हम इसे इंटीग्रेट कर पाएँ। तो पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट के थ्रू हम लोग वॉल्यूम का प्रेशर के टर्म्स में हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाई पी, जो कि हमने पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट से ऑब्टेन किया है। अब इस वॉल्यूम को इस इक्वेशन में हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो वर्क इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल, वॉल्यूम को यहाँ सब्सटीट्यूट किया, सी बाई पी यानी कि कॉन्स्टेंट बाई पी इंटू टी पी। तो सी एक कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। वर्क इज इक्वल्स टू माइनस सी टाइम्स इंटीग्रल ऑफ पी इनिशियल टू पी फाइनल डी पी बाई पी। अब हम लोग जानते ही हैं डी पी बाई पी का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा एल एन। सो माइनस सी टाइम्स ब्रैकेट ऑफ एल एन पी फाइनल माइनस एल एन पी इनिशियल। अब नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लोग इसे W इज इक्वल्स टू माइनस सी टाइम्स एल एन पी फाइनल डिवाइडेड बाई पी इनिशियल भी लिख सकते हैं। और अगर हम ये माइनस को एल एन के अंदर लेकर जाएं तो इसका जो ये वाला पार्ट है पी फाइनल डिवाइडेड बाई पी इनिशियल, ये रेसिप्रोकल हो जाता है और ये निकल कर आता है सी टाइम्स एल एन पी इनिशियल बाय पी फाइनल और सी टाइम्स एल एन वी फाइनल डिवाइडेड बाय वी इनिशियल, जहाँ पर जो सी का वैल्यू है वो है पी फाइनल मल्टीप्लाइड बाय वी फाइनल और पी इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय वी इनिशियल, या फिर एम आर टी वन और एम आर टी फाइनल। तो अब हम लोग इस केस में कुछ नोट पॉइंट्स देखते हैं। पहला, during isothermal expansion process as the volume increases, therefore by using the expression of open system or isothermal process we got positive sign which represents the work done by the system। इसका मतलब है कि isothermal expansion के केस में जैसा हम जानते हैं एक्सपेंशन होगा, यानी कि फाइनल वॉल्यूम जो है वो इनिशियल वॉल्यूम से ज़्यादा होगा। तो उस केस में जो वर्क निकल कर आता है ओपन सिस्टम वर्क के केस में भी पॉजिटिव होता है, यानी कि हमने वर्क सिस्टम पर किया है। एक बात अगर आप ध्यान दें कि लास्ट टाइम भी जब हमने ये देखा था कि एक्सपेंशन के केस में वर्क डन बाय द सिस्टम ही आ रहा था, यानी कि वर्क पॉजिटिव ही आ रहा था। सेकेंड पॉइंट अब हम देखते हैं ड्यूरिंग आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस। तो
कंप्रेशन के टाइम पे फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से कम होता है। तो उस केस में ये जो वर्क निकल कर आता है ओपन सिस्टम वर्क के केस में भी वो नेगेटिव होता है, यानी कि कंप्रेशन के केस में हमें सिस्टम पर वर्क करना पड़ रहा है, यानी कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। थर्ड पॉइंट अब हम देखते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द एक्सप्रेशन ऑफ क्लोज्ड सिस्टम वर्क एंड ओपन सिस्टम वर्क आर सेम फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। जब आपने ये जो इक्वेशन यहाँ लिखा है वो देखा होगा तो आपको याद आया होगा कि लास्ट टाइम जब हमने क्लोज्ड सिस्टम वर्क के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में वर्क का डेरिवेशन किया था, तब भी ये सेम ही इक्वेशन हमें मिला था, यानी कि ओपन सिस्टम वर्क और क्लोज्ड सिस्टम वर्क इन दोनों ही वर्क के केस में आइसोथर्मल प्रोसेस का जो इक्वेशन है, आइसोथर्मल वर्क के प्रोसेस का जो इक्वेशन है वो जो निकल कर आता है वो सेम होता है। तो ये इक्वेशन क्लोज्ड सिस्टम वर्क के लिए भी और ओपन सिस्टम वर्क के लिए भी दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो कई बार इसका प्रूफ पूछा जाता है, तो इसका एक तरह से प्रूफ भी हम कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है। तो एक बार हम आइडियल गैस इक्वेशन लिखेंगे, पी वी इक्वल टू एम आर टी, यानी कि पी वी इज इक्वल्स टू अ कॉन्स्टेंट। अब पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट ये जो इक्वेशन है हम लोग इसे डिफरेंशिएट करेंगे ड्यूरिंग बाय यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन रूल। तो फर्स्ट टर्म कांस्टेंट, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड टर्म कांस्टेंट, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल्स टू 0। अब वी डी पी को हम आर एच एस में लेकर जाएंगे, पी डी वी इज इक्वल्स टू माइनस वी डी पी, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन हम लोग करेंगे। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे पी डी वी, इंटीग्रल ऑफ पी डी वी, ये तो क्लोज्ड सिस्टम वर्क की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो ये क्लोज सिस्टम वर्क और यहाँ पर ओपन सिस्टम वर्क की स्टैंडर्ड इक्वेशन है इंक्लूडिंग दिस नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर ये जो है क्लोज्ड सिस्टम वर्क और ओपन सिस्टम वर्क का जो इक्वेशन है वो सेम निकल कर आता है। तो इस तरह से हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं। अब हम लोग फोर्थ प्रोसेस देखते हैं, जो कि है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में मैंने बताया था ये जो पी वी रेस्ट पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, ये एक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस की इक्वेशन है, यानी कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। मैंने यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया है, बट आप लोग ये ध्यान में रखिएगा, ये जो इक्वेशन है वो है रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए एप्लीकेबल है। तो इसकी हेल्प से हम ये लिख सकते हैं किसी भी दो पॉइंट के लिए जो कि उस एडियाबैटिक प्रोसेस के कर्व पे लाई करते हैं, P इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय V इनिशियल रेज टू पावर गामा इज इक्वल्स टू P फाइनल मल्टीप्लाइड बाय V फाइनल रेज टू पावर गामा। अब ये जो इक्वेशन है इसका यूज़ करके हम ये लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू C डिवाइडेड बाई V रेज टू पावर गामा। C इज अ कांस्टेंट, और ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ओपन सिस्टम वर्क की, वर्क इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल V डी पी। तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम का जो वैल्यू है प्रेशर के टर्म्स में निकाल कर सब्सटीट्यूट करना है, जो कि हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो वो आएगा, इस प्रेशर को डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे और ये जो V रेस्ट पावर गामा है इसको इस साइड, और V रेस्ट पावर गामा का जो पावर है उसे हम लोग RHS में जब ट्रांसफ़र करेंगे तो ये निकल कर आएगा C डिवाइडेड बाई P होल रेस्ट पावर 1 बाई गामा। तो हम लोग इसे अब डिराइव करेंगे। यहाँ पर पावर जो है उसको मैंने सेपरेट कर दिया है, C रेस्ट पावर 1 बाई गामा एंड P रेस्ट पावर 1 बाई गामा। अब यहाँ हम देखेंगे कि ये जो न्यूमरेटर है C रेस्ट पावर 1 बाई गामा एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसे हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर लेकर आ सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ किया गया है नेक्स्ट स्टेप में, माइनस C रेस्ट पावर 1 बाई गामा इंटीग्रेशन से बाहर आ गया है, और ये जो डिनोमिनेटर में टर्म था P रेस्ट पावर 1 बाई गामा उसको हमने न्यूमरेटर में लिया है बाय यू पुटिंग अ नेगेटिव साइन इन द पावर। ओके, तो यहाँ पर पावर में एक नेगेटिव साइन आने से ये न्यूमरेटर में लिखा जा सकता है। अब ये जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन वाला पार्ट हम लोग इसे इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन काफ़ी सिंपल है, इसकी पावर +1 हो जाता है, क्योंकि अब यहाँ देख सकते हैं ये जो ब्रैकेट है उसके अंदर जो भी लिखा है P की जो पावर थी -1 बाई गामा +1, -1 बाई गामा +1, और उसी पावर से डिवीजन -1 बाई गामा +1 ये लिखा है, और हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी पुट की है, P इनिशियल टू P फाइनल। अब हम लोग इस लिमिट्स को पुट करेंगे
तो ये माइनस सी रेज टू पावर 1 बाय गामा मल्टीप्लाइड बाय पी फाइनल रेज टू पावर 1 माइनस 1 अपॉन गामा माइनस पी इनिशियल रेज टू पावर 1 माइनस 1 अपॉन गामा डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पर एलसीएम लेकर इसे सिंप्लीफाई किया गया है, गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाय गामा। अब लोग आगे देखते हैं, जो डिनोमिनेटर में लिखा था गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाय गामा, तो अब हमने इसको सिंप्लीफाई करके गामा डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 लिख दिया है, क्योंकि लास्ट टाइम जो था गामा माइनस 1 डिवाइड बाय गामा वो डिनोमिनेटर में था। अब इस केस में भी जो कांस्टेंट है माइ सी रेज टू पावर 1 बाय गामा, उसे हम ब्रैकेट के अंदर में लेकर जाएंगे। तो पी फाइनल जो टर्म था उसमें वो पॉजिटिव टर्म था, अब जो माइनस सी रेज टू पावर 1 बाय गामा हम ब्रैकेट के अंदर लेकर गए हैं, उसके कारण ये टर्म नेगेटिव हो गया है, और जो सेकेंड टर्म है वो पॉजिटिव हो गया है। अब यहाँ पर c की वैल्यू हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, बट यहाँ पर हम लोग एक तरीका इस्तेमाल करेंगे जो कि हमने पहले भी किया है। जो पहला c है उसको हम p फाइनल v फाइनल के टर्म्स में सब्सटीट्यूट करेंगे, और जो सेकंड c है उसको हम p इनिशियल v इनिशियल के टर्म्स में सब्सटीट्यूट करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो जो पहला c है उसको सब्सटीट्यूट किया है p फाइनल v फाइनल रेज टू पावर गामा, जो कि एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस की, पी वी रेज टू पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर पी फाइनल और वी फाइनल का यूज़ किया है, और दूसरे केस में सी का वैल्यू सब्सटीट्यूट किया है पी इनिशियल वी इनिशियल रेज टू पावर गामा। अब इस ब्रैकेट को हम लोग ओपन करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो एक बार हम लोग ये देखते हैं, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो पी फाइनल की जो पावर होगी वो होगी 1 बाई गामा, और यहाँ बाहर एक पी फाइनल प्रेजेंट है जिसकी पावर है 1 माइनस 1 अपॉन गामा। अब जब इन दो टर्म्स को हम लोग मल्टीप्लाइड करेंगे तो इनकी पावर ऐड होगी, और ऐड होने पे सिंपली 1 बाई गामा माइनस का और 1 बाई गामा पॉजिटिव कैंसिल आउट होंगे, और सिर्फ जो बचेगा वो होगा पी फाइनल। सिमिलरली वी फाइनल रेज टू पावर गामा, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो इसकी जो ये बाहर में पावर है 1 बाई गामा, इससे ये मल्टीप्लाई होगी इसकी पावर, तो उस केस में सिंपली वी फाइनल हमें ऑब्टेन होगा। एक बार ब्रैकेट ओपन होने के बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये, हाँ यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ इस तरह का दिखाई देगा, पी फाइनल रेज टू पावर 1 बाई गामा मल्टीप्लाइड बाई वी फाइनल की पावर जब मल्टीप्लाई हुई तो ये सिंपली 1 हो गई, और ये जो ब्रैकेट के बाहर में था पी फाइनल रेज टू पावर 1 माइनस 1 अपॉन गामा, सिमिलरली फॉर इनिशियल पार्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया पी फाइनल की जो पावर है जब उसका एडिशन होगा तो सिंपली जो पावर बचेगी वो है 1। तो फाइनल इक्वेशन कुछ इस तरह का हमें मिलता है, और ये आता है गामा टाइम्स डब्ल्यू क्लोज्ड। अगर आप में से जिन लोगों को क्लोज्ड सिस्टम वर्क के केस में आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का इक्वेशन याद है तो कुछ इसी तरह का आता है, बस यहाँ पे ये जो गामा का टर्म है वो नहीं होता था उस केस में। उस केस में जो डब्ल्यू क्लोज्ड की वैल्यू थी वो थी पी इनिशियल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल माइनस पी फाइनल वी फाइनल डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। बट ये ओपन सिस्टम वर्क के केस में बाहर एक गामा एडिशनल आ जाता है, तो ये जो इक्वेशन मिलती है ओपन सिस्टम वर्क इज इक्वल्स टू गामा टाइम्स क्लोज्ड सिस्टम वर्क। तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस को देखते हैं, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की जो इक्वेशन होती है वो होती है पी वी रेज टू पावर एन इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इसका डेरिवेशन भी काफ़ी सिमिलर होगा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को, बिकॉज जो गामा है और एन है, सिंपली हमें आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में गामा को एन से रिप्लेस करना है और हमें इसकी इक्वेशन मिल जाएगी। तो ओपन सिस्टम वर्क पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए निकल कर आता है एन टाइम्स पी इनिशियल वी इनिशियल माइनस पी फाइनल वी फाइनल डिवाइडेड बाय एन माइनस 1। और सेम चीज़ यहाँ पर भी है, ओपन सिस्टम वर्क विल बी इक्वल टू गामा टाइम्स क्लोज्ड सिस्टम वर्क। तो अब हम लोग हीट की तरफ बढ़ते हैं। अब तक हमने बेसिक वर्क की डेफिनेशंस और कुछ प्रोसेसेस के लिए वर्क की इक्वेशन के डेरिवेशन किए। अब हम लोग हीट के बेसिक्स की ओर पढ़ते हैं। तो हीट का जो डेफिनेशन दिया जाता है वो काफ़ी सिंपल है, अनलाइक वर्क के डेफिनेशन की। तो हीट का जो डेफिनेशन है वो है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इंटरैक्शन ड्यू टू टेम्परेचर। तो ये एनर्जी इंटरैक्शन है जो कि टेम्परेचर के कारण होता है। तो हीट का जो
इक्वेशन है वो है डेल क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, जहाँ पर ये कैसे आया ये हम लोग देखते हैं, बट अभी के लिए ये हीट का इक्वेशन है डेल क्यू इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। अब m जो है इसमें मास है, c स्पेसिफिक हीट है, और डेल्टा t जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस को डिनोट करता है। तो इस इक्वेशन की मदद से अब हम लोग c जो है स्पेसिफिक हीट, उसकी यूनिट्स फाइंड आउट करते हैं। c को हम लिख सकते हैं डेल क्यू डिवाइडेड बाई m डेल्टा टी। मास को हमने लिखा 1 kg और डेल्टा टी को लिखा हमने 1 केल्विन। तो इसकी जो यूनिट्स निकल कर आती है वो है किलो जूल डिवाइडेड बाई kg केल्विन। तो ये जो है स्पेसिफिक हीट की यूनिट है। अब हम लोग डेल्टा टी को देखते हैं जो कि टेम्परेचर डिफरेंस डिनोट करता है। तो एक बात यहाँ समझने वाली है कि अगर हम लोग टेम्परेचर को सेल्सियस में लेंगे या फिर केल्विन में लेंगे, दोनों ही केस में जो टेम्परेचर डिफरेंस है डेल्टा टी का वैल्यू सेम ही होगा। तो इस केस में हम लोग इस इक्वेशन में सेल्सियस और केल्विन दोनों ही टर्म्स में टेम्परेचर का यूज़ कर सकते हैं। इसका सिंपल सा इलस्ट्रेशन है यहाँ पर जो TF लिखा है जो कि केल्विन में प्लस 273 करके इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, सेल्सियस प्लस 273.15, इसे भी प्लस 273.15। तो जो कॉमन पार्ट है 273.15 वो वाला पार्ट कैंसिल हो जाता है और फाइनल सेल्सियस के टेम्परेचर का डिफरेंस ही हमें मिलता है। स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन अब हम लोग देखते हैं। स्पेसिफिक हीट, अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस। तो यही हमने यहाँ पर देखा कि स्पेसिफिक हीट जो C है वो रिप्रेजेंट करती है कि अमाउंट ऑफ हीट, वो हीट का वैल्यू जो हमें रिक्वायर्ड है 1 kg मास, यानी कि यूनिट मास को यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस से, यानी यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस से उस मास का वैल्यू रेज करवाना। यानी कि एक पर्टिकुलर यूनिट मास है, उसे हम लोग एक हीट देंगे, एक हीट का वैल्यू, तो वो वैल्यू को हम स्पेसिफिक हीट देंगे जिसके कारण उस मास का जो टेम्परेचर है वो यूनिट वैल्यू से इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो स्पेसिफिक हीट है उसका यूनिट्स मैंने लिखा है जो कि हमने ऑब्टेन किया था, किलो जूल पर kg केल्विन। अब हम लोग साइन कन्वेंशन समझते हैं। साइन कन्वेंशन जो है वो काफ़ी डिफरेंट है वर्क और हीट में। यहाँ पर हीट को पॉजिटिव तब बोला जाता है जब हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, यानी कि हीट जब सिस्टम को दी जाती है उस केस में हीट की वैल्यू पॉजिटिव ली जाती है, और हीट जब सिस्टम से रिजेक्ट होती है, हीट इज़ रिजेक्टेड फ्रॉम सिस्टम, उस केस में हीट का वैल्यू नेगेटिव लिया जाता है, जो कि काफ़ी ऑपोजिट है वर्क से। तो अगर आप लोग ये भूल जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं तो उस केस में एक सिंपल सा एग्जांपल आप यूज़ कर सकते हैं। पहले के टाइम में स्टीम इंजन्स का यूज़ होता था। उस स्टीम इंजन में हम लोग कोयला डालकर उसे बर्न करते थे और उससे हीट प्रोड्यूस होता था, यानी कि हीट जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम सिस्टम को दे रहे हैं, और उस इंजन के थ्रू हम वर्क का आउटपुट लेते थे, जिससे कि वो जो इंजन है वो मूव करता था। तो उस केस में हमने हीट सिस्टम को दी तो वो पॉजिटिव लेंगे, और वर्क सिस्टम से आउटपुट लिया तो उसे हम पॉजिटिव बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक नोट देखते हैं। इन केस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स देयर इज अ सिंगल वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, whereas in the case of gases it depends on the process। तो आपने पहले भी ये टर्म्स सुने होंगे CP, CV। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि सॉलिड्स और लिक्विड, जब भी हम लोग सॉलिड या लिक्विड से डील करेंगे उस केस में C जो है वो एक ही होता है। देयर इज़ नो CP एंड CV और सम डिफरेंट C इन द केस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड में सिर्फ एक ही C स्पेसिफिक हीट होता है और वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करता है। बट गैसेस के केस में C का वैल्यू टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। जैसा कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया है, वाटर का जो C है उसका वैल्यू है 4.187 किलो जूल पर kg केल्विन। अब ये जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, वो टेम्परेचर चेंज करने पर चेंज नहीं होगा और कांस्टेंट रहेगा।
बट एयर के केस में हम लोग देखते हैं अगर हीट ट्रांसफ़र हो रही है कांस्टेंट प्रेशर पे, तो उस केस में ये वैल्यू है 1.005 किलो जूल पर के जी कैलविन, और CV का वैल्यू है 0.718 किलो जूल पर के जी कैलविन। अब C जो है उसे प्रैक्टिकली अगर हम देखें या रियल लाइफ में इसका एप्लीकेशन देखें, तो इसका जो इक्वेशन है कुछ इस तरह का होता है, A प्लस बी टाइम्स टी प्लस सी टाइम्स टी स्क्वायर प्लस डी टाइम्स टी क्यूब, जहाँ पर ABC कॉन्स्टेंट्स है और T जो है वो टेम्परेचर दिखा रहा है। यानी कि ये जो C है स्पेसिफिक हीट जो है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त या फिर ऑल द टाइम हम प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त इसे कांस्टेंट लेकर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है थर्मोडाइनमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के काफ़ी नाम है, जिसे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। पहला जो इसका नेम है वो तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ही है। इसके अलावा इसके जो नेम्स यूज़ किए जाते हैं वो है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, जूल्स लॉ, या फिर क्वांटिटेटिव लॉ, जो कि क्वांटिटी से डील करता है। अब इसके जो सिंपल स्टेटमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। पहला स्टेटमेंट है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, रादर इट कन्वर्ट्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये तो काफ़ी एक बेसिक स्टेटमेंट है जो आपने पहले भी सुना होगा कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, रादर इट कन्वर्ट्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब सेकंड जो स्टेटमेंट है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का प्रिंसिपल स्टेटमेंट है। फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम, एक क्लोज्ड सिस्टम के लिए अंडर गोइंग अ साइक्लिक प्रोसेस, जिसमें एक साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है, उस केस में जो नेट हीट इंटरेक्शन है यानी कि टोटल हीट इंटरेक्शन है वो इक्वल होता है नेट वर्क इंटरेक्शन के, व्हेन दे आर एक्सप्रेस्ड इन देयर ओन यूनिट्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, व्हेन दे आर एक्सप्रेस्ड इन देयर ओन यूनिट्स। तो इसको हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखते हैं। एक क्लोज्ड सिस्टम जो कि एक साइक्लिक प्रोसेस अंडरगो कर रहा है, साइक्लिक प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर एक लूप की तरह डिनोट करते हैं इंटीग्रेशन के पार्ट पे। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक साइक्लिक प्रोसेस। उस केस में जो हीट का इंटरेक्शन है, नेट हीट का इंटरेक्शन है, वो नेट वर्क के इंटरेक्शन के इक्वल होता है। ओके, तो ये साइक्लिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन है। दिस इज वैलिड फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस। तो हमने देखा कि ये जो स्टेटमेंट है इसमें रिवर्सिबल या फिर इरिवर्सिबल जैसा कोई टर्म नहीं है। तो ये जो इक्वेशन निकल कर आई है ये दोनों ही केस के लिए एप्लीकेबल है, बट वो प्रोसेस साइक्लिक होना चाहिए। और जैसा हमने पहले देखा था, ये जो डेल्टा है वो पाथ फंक्शन के डेरिवेटिव्स के लिए यूज़ किया जाता है। नोट, द इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर बोथ रिवर्सिबल प्रोसेस एज वेल एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। द इक्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सिंगल प्रोसेस और अ नॉन साइक्लिक प्रोसेस। तो कभी भी एक प्रोसेस है सिंपल 1 to 2 जो कि एक साइक्लिक प्रोसेस नहीं, उस केस में हम लोग ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है उसका यूज़ नहीं कर सकते। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक प्रोसेस के लिए। हाँ, ये बात अलग है, आगे जाके हम इसको मॉडिफाई करेंगे और हम लोग अलग अलग तरह की प्रोसेस में इसकी एप्लीकेबिलिटी देखेंगे। बट ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसे सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक प्रोसेसेस में ही यूज़ किया जा सकता है। तो एक बार इस साइक्लिक प्रोसेस का, इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं। तो सिंपल सा मैंने ये एग्जांपल लिया है, पीवी कर्व पे मैंने एक साइक्लिक प्रोसेस बनाया है जो कि 1 to 2, दिस शुड बी 3, 2 to 3 एंड 3 to 4 रिप्रेजेंट करता है। तो उस केस में हम लोग ये इक्वेशन को कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। तो सिंपली LHS का जो पार्ट है उसे हम लिखेंगे Q1 to 2 देन Q2 to 3 प्लस Q3 to 4 प्लस Q4 to 1। इसमें हमने पूरे साइक्लिक प्रोसेस की हीट इंटरेक्शन को लिखा है, नेट हीट इंटरेक्शन। उसे हम लोग इक्वेट करेंगे नेट वर्क के इंटरेक्शन के, जो कि सिंपली सम होगा
work 1 to 2 plus work 2 to 3 plus work 3 to 4 and then work 4 to 1. तो इस फोटो के थ्रू इस साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो इक्वेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, वो हमने यहाँ पर लिखी. अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम क्या क्या कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं वो हम लोग देखेंगे. तो पहला जो यहाँ से कंक्लूजन निकलता है वो है हीट इज़ अ पाथ फंक्शन. तो अभी तक हम अज्यूम कर रहे थे कि हीट एक पाथ फंक्शन है. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हीट पाथ फंक्शन कैसे है. तो आइए देखते हैं. मैंने यहाँ पर एक पीवी कर्व बनाया है. यहाँ पर एक पॉइंट 1 है और यहाँ पर एक पॉइंट 2 है. पॉइंट 1 to 2 के बीच में मैंने 3 प्रोसेसेस दिखाई है. फ्रॉम 1 to 2 एक प्रोसेस है ए, और 2 to 1 जाने की मैंने यहाँ पर 2 प्रोसेसेस दिखाई है. एक प्रोसेस है सी जो कि लास्ट में, और जो मिडिल में है वो है प्रोसेस बी. ये दोनों ही प्रोसेस 2 to 1 जाने की. तो पहली प्रोसेस जो हम देखेंगे वो है 1A2 यानी कि 1A2 एंड 2B1 जो कि है 1 ए पाथ के थ्रू हम लोग 2 पर आए एंड 2B1 2 के बाद हम लोग 1 पे जा रहे हैं बाय यूजिंग दिस बी कर्व. तो उस साइक्लिक प्रोसेस के लिए हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज़ किया. तो उसे कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा Q1A2 प्लस Q2B1. तो ये हो गया है पूरी साइक्लिक प्रोसेस का नेट हीट इंटरेक्शन. इसको हम लोग इक्वेट करेंगे WA2 प्लस W2B1 W1A2 प्लस WB2B1. तो ये हो गया है नेट वर्क इंटरेक्शन फॉर दिस प्रोसेस. तो इसको हम लोग इक्वेट कर सकते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सिमिलरली जो दूसरी साइक्लिक प्रोसेस मैंने कंसिडर की है वो है 1A2C1 यानी कि 1A2 एंड 2C1. तो इस साइक्लिक प्रोसेस के लिए हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन लिखेंगे Q1A2 प्लस Q2C1 इज इक्वल्स टू W1A2 प्लस W2C1. अब ये दोनों इक्वेशन है, इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी. हम लोग अब इक्वेशन ए में से इक्वेशन बी को सबट्रैक्ट करेंगे. तो ये जो कॉमन टर्म है जो कि फर्स्ट टर्म है QA12 और WA12 ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी. तो जो हमें ऑब्टेन होता है वो है Q2B1 माइनस Q2C1 इज इक्वल्स टू W2B1 माइनस W2C1. अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं ये जो W2B1 माइनस W2C1 है, ये जो पार्ट है दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0. ऐसा क्यों? ऐसा हम सिंपली इस ग्राफ से देख सकते हैं. जब ये जो 2B1 प्रोसेस है या फिर 2C1 प्रोसेस है, इन दोनों प्रोसेस को हम वॉल्यूम एक्सिस पे या फिर किसी भी एक्सिस पे प्रोजेक्ट करेंगे, इन दोनों प्रोसेस का एरिया जो निकल कर आएगा वो डिफरेंट है. ये बहुत ही क्लियरली विजिबल है दोनों के केस में. ये जो बीच वाला पार्ट है वो एरिया का डिफरेंस होगा दोनों ही केस में. तो उस केस में हम ये देख सकते हैं कि जो वर्क है 2B1 और 2C1 इन दोनों के केस में वर्क सेम नहीं है, यानी कि देयर इज़ अ डिफरेंस इन एरिया. तो उस एरिया के डिफरेंस के बराबर इन दोनों वर्क का डिफरेंस है. तो उसके कारण दिस पार्ट इज़ नॉट इक्वल टू 0. तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो RHS है वो नॉट इक्वल टू 0 है. इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि LHS जो पार्ट है वो भी नॉट इक्वल टू 0 होगा. अब ये जो सेकेंड टर्म है हम इसे RHS में लेकर गए तो हमें यहाँ मिलता है Q2B1 इज़ नॉट इक्वल टू Q2C1. तो हीट पाथ डिपेंडेंट है. दोनों ही ये जो टर्म है इस केस में इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, यानी कि इनिशियल पॉइंट 2 और फाइनल पॉइंट 1. बट दोनों केस में पाथ अलग अलग है, इसके कारण इनका वैल्यू अलग अलग आ रहा है. तो इससे ये कंक्लूड होता है कि हीट एक पाथ फंक्शन है जिसका वैल्यू पाथ पे डिपेंड करता है, अनलाइक इट्स नॉट एन स्टेट फंक्शन. तो सेकेंड जो कंक्लूजन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से वो निकल कर आता है एनर्जी इज़ अ प्रॉपर्टी. एनर्जी एक प्रॉपर्टी है. तो इक्वेशन सी जो हमने लास्ट पेज पर देखा Q2B1 माइनस Q2C1 इज इक्वल्स टू W2B1 माइनस W2C1. अब ये जो 2B1 वाला पार्ट है इसे हम RHS में लेकर आएंगे और ये जो है W2C1 इसे LHS में लेकर जाएंगे. तो यहाँ से जो इक्वेशन मिलती है Q2B1 माइनस QW2B1
इज इक्वल्स टू Q2C1 माइनस W2C1। एंड सिमिलरली हम ये आगे भी लिख सकते हैं कि ये जो हीट और वर्क का डिफरेंस है फॉर अ प्रोसेस, फॉर द सेम प्रोसेस, ये निकल कर आता है कांस्टेंट। ये हर एक प्रोसेस में सेम है। तो इस जो सेम वैल्यू है उसे डिनोट किया गया है एनर्जी डी ई, इसे डिनोट किया गया है ये जो कांस्टेंट या सेम डिफरेंस है हीट और वर्क के बीच में, उसे हमने डिनोट किया गया है एनर्जी। ये एनर्जी के इक्वल होता है del Q minus del W, this is del Q minus del W is equals to dE। तो इसे हम रीअरेंज करते हैं, del Q is equals to dE plus del W। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन होगी। अब इसमें जो टर्म है dE, उसे एक बार हम समझते हैं। dE रिप्रेजेंट ऑल द एनर्जी, dE एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अब इस एनर्जी में जो एनर्जीज इंक्लूडेड है वो है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी। तो जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी है वो है मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी, और जो इंटरनल एनर्जी है जिसे हम लोग U से डिनोट करते हैं वो एक माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो जो मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसे हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, उसका वैल्यू कंपैरेटिवली लेसर होता है, इसीलिए assumption by taking neglecting kinetic energy and potential energy। तो सिंपली उस केस में हम dE को लिख सकते हैं du। तो उस केस में जो हमारी इक्वेशन निकल कर आती है वो है del Q is equals to du plus del W। तो ये भी काफ़ी स्टैंडर्ड इक्वेशन होने वाली है, इसका हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम एक और चीज़ देखते हैं। पहले हम ये वाला पार्ट समझते हैं, del Q is equals to du plus del W। अब ये जो del W है वर्क, ये दो तरह के वर्क हम देखते हैं। पहला है बाउंड्री वर्क और दूसरा है नॉन बाउंड्री वर्क। बाउंड्री वर्क वो वर्क होता है जिस केस में बाउंड्री का मूवमेंट होता है। बाउंड्री वर्क को डिनोट किया जाता है PdV से, PdV वर्क भी इसे बोला जाता है। दूसरा है नॉन बाउंड्री वर्क, इस केस में बाउंड्री का मूवमेंट नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल है पेडल व्हील और स्टीयरिंग वर्क। दूसरा है इलेक्ट्रिकल वर्क और तीसरा है शाफ्ट वर्क। अब ये जो बाउंड्री वर्क है इसे हम समझते हैं। बाउंड्री वर्क को PdV वर्क भी बोला जाता है। तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी गई हैं PdV वर्क की एप्लीकेशन के लिए। तो पहला पॉइंट ये है, इट शुड बी अक्रॉस द बाउंड्री। तो PdV जो वर्क है वो बाउंड्री के क्रॉस होना चाहिए। इट शुड बी अ क्लोज्ड सिस्टम एंड थर्ड इट शुड बी अ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो एक सिंपल सी बात यहाँ नोटिस करने वाली है, अगर बाउंड्री मूव नहीं होगी तो सिस्टम का वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहेगा और उस केस में PdV वर्क ज़ीरो ही हो जाएगा। इसीलिए बाउंड्री वर्क जो PdV वर्क है वो नॉन ज़ीरो तभी होगा जब देयर इज अ चेंज इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में जब चेंज होगा तभी ये वैल्यू नॉन ज़ीरो निकल कर आएगी। तो बाउंड्री वर्क के केस में ये जो इक्वेशन है वो हो जाती है del Q is equals to du plus PdV। This equation 3 is applicable only for reversible process and closed system। ये इक्वेशन सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेसेस पे एप्लीकेबल है। थर्ड जो कंक्लूजन निकल कर आता है वो है एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। ये इक्वेशन हमने अभी देखा, del Q is equals to dE plus del W। और जैसा हम जानते हैं एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए del Q यानी कि हीट इंटरेक्शन ज़ीरो होता है और वर्क का इंटरेक्शन भी ज़ीरो होता है। तो उस केस में del Q का वैल्यू हम लोग यहाँ ज़ीरो पुट करेंगे और del W का वैल्यू यहाँ पर हम ज़ीरो पुट करेंगे। तो जो निकल कर आता है वो है dE is equals to ज़ीरो, यानी कि चेंज इन एनर्जी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। E which means E final minus E initial is equals to ज़ीरो, जो कि चेंज इन एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी E final is equals to E initial। तो कई बार कुछ क्वेश्चंस में सिंपली ये टर्म हिडन होता है आइसोलेटेड सिस्टम, और बाकी के क्वेश्चन में कोई भी हिंट नहीं होता है कि हमें कौन सा इक्वेशन अप्लाई करना है। उस केस में सिंपल एक इक्वेशन हमें अप्लाई करना होता है, वो ये है कि फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी को हमें इक्वेट करना होता है और सिंपली हमारे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है।
फोर्थ जो पॉइंट है वो है PMM1 के बारे में। PMM का फुल फॉर्म होता है परपेचुअल मोशन मशीन, और 1 डिनोट करता है फर्स्ट काइंड। तो जो परपेचुअल मोशन मशीन है फर्स्ट काइंड की इज इम्पॉसिबल because it violates first law of thermodynamics, that is without input the device is generating continuous output। तो परपेचुअल मोशन मशीन फर्स्ट काइंड की बनाना इम्पॉसिबल है क्योंकि ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को वायलेट करती है। ये एक ऐसी मशीन है जो विदाउट इनपुट या कोई भी एनर्जी का इनपुट लिए बिना कंटिन्यूस आउटपुट प्रोड्यूस करे, तो ऐसे मशीन बनाना इम्पॉसिबल है। तो उस केस में ये फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन को वायलेट करती है।